नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे। एक पेपर जो कि अमेरिकन अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी 2023 को प्रकाशित हुआ है। ये लिखे हैं डेविड बेल ने। ये डेविड बेल एक जमाने में सीनियर साइंटिस्ट होते थे डब्ल्यूएचओ में। तो इन्होंने टाइटल क्या है इस आर्टिकल का? पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। अभी आप देख रहे हो पैंडेमिक ट्रीटी या महामारी के नाम पे ये डब्ल्यूएचओ एक ट्रीटी लाना चाहता है जिसको पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, कि भाई हम महामारी के लिए तैयार हो रहे हैं। और एंड द रोड टू इंटरनेशनल फैसिज्म, टाइटल है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये कहाँ ले जा रहा है? ये रास्ता हमको कहाँ? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय फैसिज्म। फैसिज्म का मतलब होता है जो हिटलर के टाइम जो था, फैसिस्ट, नाजी, टोटल डिक्टेटर, इंटरनेशनल डिक्टेटरशिप। तो इनका कहना है कि महामारी एक बहाना है। इसको अभी जो महामारी हुआ है, जितना तो महामारी वायरस से नहीं हुआ, उससे ज़्यादा ज़्यादा मीडिया से और जो ये लाए थे लॉकडाउन, मास्क मैंडेट, वैक्सीन मैंडेट, इकोनॉमी बंद हो गया, मूवमेंट बंद हो गया, उससे ज़्यादा हानि हुआ और लोगों को काफ़ी डराया गया। अब ये एक ग्राउंड बना दिया है। अभी वो एक ट्रीटी ला रहे हैं। तो क्या है कि ऐसा एक माहौल बना क्या डर का, और आगे का महामारी भी आने वाला है ये डर के, और ये आपको कहाँ ले जाएंगे? नाजिज्म या फासिज्म की तरफ। तानाशाही की तरफ, तानाशाही हिंदी में जिसको तानाशाही, अंतर्राष्ट्रीय तानाशाही। तो ये कहते हैं, थोड़ा सा इसका जो समरी है कि द डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन पहले होता था, पहले के अभी भी ऑन पेपर जो डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एक होलिस्टिक कंसेप्ट डब्ल्यूएचओ पहले क्या था और अभी क्या है। पहले ये, इन्होंने भी डब्ल्यूएचओ में काम किया, मैं भी पब्लिक हेल्थ में हूँ 40-50 साल से। हमने भी डब्ल्यूएचओ का हमेशा काफ़ी अच्छा, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकालते थे, काफ़ी अच्छा एडवाइजरी निकालते थे, साइंटिफिक होते थे। तो उस समय जो डेफिनेशन दिया था डब्ल्यूएचओ ने, जो कि करेक्ट है कि होलिस्टिक हेल्थ होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सामाजिक हेल्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए हमारा, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, वो सोशल हेल्थ होता है। मेंटल हेल्थ, मानसिक, ये हमको ये होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और फिजिकल हेल्थ, अपना बॉडी के पार्ट्स ठीक से फंक्शन करने चाहिए अपना। तो ये 1946 में डब्ल्यूएचओ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेफिनेशन दिया था हेल्थ का। और उसमें ये भी बताए थे कि इसको लोगों को साथ लेके चलना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एक प्रकार से डेमोक्रेटिक ये होगा कि सबको लेके, सबके मत से, सबके क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलना है। तो वो तानाशाही नहीं था, वो एक तो होलिस्टिक हेल्थ था और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट था। अभी भी लिखा होगा, पर अभी वो धीरे 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 वो इसमें जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप की जा रहे हैं डब्ल्यूएचओ। और नेशनल सॉवरेंटी, जितने देश है, जितने भी डब्ल्यूएचओ के नेशंस है, जो डब्ल्यूएचओ के ये है, डब्ल्यूएचओ को जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, मेंबर कंट्रीज जिसको कह सकते हैं, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स है 194 कंट्रीज है। उनका मतलब एक आज़ादी बना रहना है उनका, इसमें इंटरफियर नहीं करने का है। वो एक सिद्धांत होता था डब्ल्यूएचओ का। और अभी वो धीरे धीरे उन्होंने पूरा पेपर में लिखा है, जैसे जैसे हमारे अभी हमने देखा महामारी में, और आगे जो ये प्लान बना रहे हैं पैंडेमिक ट्रीटी से, इससे धीरे धीरे आपका ये हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, आपके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, नेशंस का भी ये चला जाएगा अगर महामारी डिक्लेयर होता है। तो ये वो बताना चाहते हैं।
वर्ल्ड इमर्जिंग फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन। डब्ल्यूएचओ का जो एक्चुअल अभी जो हुआ, जैसे जैसे हमारे जो कॉलोनीज थे, ब्रिटिश राज किया, वो धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड के बाद वो कॉलोनियल ग्रिप चला गया। और डब्ल्यूएचओ का जब स्थापित हुआ 1945-46 में, वो था कि अभी ये ज़्यादा डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉलोनियल डोमिनेशन, और आज़ादी होना चाहिए। एंड पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री शेमफुल फैसिलिटेशन ऑफ फैसिज्म इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक हेल्थ के नाम से काफ़ी तानाशाही हुआ था। हेल्थ पॉलिसी वुड बी पीपल सेंटर्ड। तो डब्ल्यूएचओ ने 46 में जब स्थापना हुआ इसका, तो उसका ये कॉन्स्टिट्यूशन जब डब्ल्यूएचओ का बनाए उन्होंने, तो बताया कि भाई ये पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, और लोगों को बीच में रखना चाहिए। क्लोजली टाइड टू ह्यूमन राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ह्यूमन राइट्स हमारा होना चाहिए, और सेल्फ डिटर्मिनेशन हमारा निजी जो ये है विचार, वो ऊपर रहना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन से हम अपने फैसले खुद ले। द कोविड-19 रिस्पॉन्स, अभी ये आ रहे हैं कि ये कैसे कैसे कोविड-19 से ये दूसरी तरफ जा रहे हैं अभी। कोविड-19 रिस्पॉन्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ दिस आइडियल्स हैव बीन अनडन। ये जितने भी सिद्धांत थे इस महामारी में, सबको उलट पुलट कर दिया। Decades of increasing funding within public-private partnership have corroded the basis of global public health. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कई डिकेड से, कई सदी, 10 साल, 20 साल, 30 साल से धीरे धीरे जैसे पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टी प्लेयर्स आ गए डब्ल्यूएचओ के पार्टनरशिप में, उसमें अपना जो उसकी बुनियाद थी डब्ल्यूएचओ का स्थापना का, कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, सब साथ आपकी आज़ादी बनी रहेगी, आपको महामारी के नाम से या बीमारी के नाम से आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, ये सब ये महामारी में सब चौपट कर दिया। ये क्या कह रहे हैं, जो कोविड-19 रिस्पांस, उसका जो रिस्पांस किया कोविड-19 के नाम पे, जो जो एक्शन लिए डब्ल्यूएचओ के कहने पे कई सरकारों ने और प्राइवेट प्लेयर्स के इन्फ्लुएंस में, इंटेंडेड फॉर अ वायरस, जो वायरस था वो अधिकतर एल्डरली को अटैक कर रहा था, और हेल्दी लोगों को इतना उसका ज़्यादा, नॉर्मल वायरस जा हेल्दी लोगों के लिए कितने वायरस है, वो ये कहना चाहते हैं कि इसको इसको इतना करके, ये करके इसके बहाने से ह्यूमन राइट्स और जितने भी हमारे महामारी इग्नोर्ड नॉर्म्स ऑफ एपिडेमिक मैनेजमेंट, हमारे जो प्रिंसिपल्स थे महामारी के साथ कैसे लड़ना चाहिए, सब प्रिंसिपल्स को तोड़ दिए। डब्ल्यूएचओ का जो भी रिकमेंडेशन सब तोड़ दिया गया। और ह्यूमन राइट्स का भी, हमारा जो आज़ादी का ह्यूमन राइट्स, हमारे कुछ राइट्स होते हैं, हमारे जो हक होते हैं, और क्या किया रेजिम, कैसे पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में रेजिम ऑफ सप्रेशन, दबाव, सेंसरशिप, सेंसरशिप कर दिए, आपके विचार को नहीं बोलने देते थे खुल के। एंड कोर्जन, कोर्जन जबरदस्ती, रेमिनिसेंट of the power systems and governance that were previously condemned। ये कहते हैं कि ये जो भी हरकतें हुई महामारी के टाइम, वो उस टाइम का याद दिलाता है जब आपके हिटलर के टाइम का याद दिलाता है, नाजिज्म, डिक्टेटरशिप, जिसको कि पहले सब निंदा करते थे, जिसका जिस चीज का निंदा करते थे उस चीज जैसे हरकतें की गई महामारी में। एक हल्का वायरस जो कि एल्डरली और कोमोर्बिडिटी वाले को आक्रमण कर रहा था, जो वायरस जो कि एक नया नाम देके, एक नया ये करके, एक आतंक फैला के ये ऐसा किया, वो कहते हैं विदाउट पॉजिंग टू एग्जामिन द कॉस्ट, इसका कॉस्ट, इसका कीमत कितना होगा, ऐसे एक्शंस जो लिए गए हैं। द पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री इज डेवलपिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। ये कह रहे हैं कि ये जो जितने भी हरकतें की है, इसको कितना नुकसान हुआ उसका कोई हिसाब नहीं लगा रहे हैं।
वो न लगा के अभी क्या है, नया ट्रीटी की तैयारी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं एंड प्रोसेसेस दैट विल एंट्रेंस दिस डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल लॉ। ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी, इसको तो अभी विचार भी नहीं कर रहे, ना इसका डिबेट हो रहा है, न विवाद हो रहा है कि इसमें नुकसान कितना हुआ। नुकसान काफी हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों की जानें चली गई भगदड़ में। वो नहीं करके वो ऐसे ट्रीटी बना रहे हैं, ऐसे लॉज ला रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ बन जाएंगे। और पब्लिक हेल्थ प्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज, और एक बार वो इंस्ट्रूमेंट बना देंगे ट्रीटी, एक के बाद हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। एक पैंडेमिक खत्म होगा, अगला पैंडेमिक डिक्लेयर कर देंगे, वो होगा अगला पैंडे, और उसके नाम पे आपको हमेशा दबा के रखेंगे, आपका सेंसरशिप कर देंगे, आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट। ये डेविड बेल कह रहे हैं कि ये गेम है, पैंडेमिक ट्रीटी एंड द रोड टू इंटरनेशनल। ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है, ये रास्ता है, आपको ले जा रहा है एरो, कहाँ ले जा रहा है? तानाशाही की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ। तो ये इतना, ये इमरजेंसी है। ये अगर ट्रीटी को कंट्रीज ने साइन कर दिया, आपने देखा कि अभी कोई ट्रीटी था नहीं पिछले महामारी में, बिगर ट्रीटी के क्या क्या हो गया। तो अभी तो एक बार इंटरनेशनल लॉ में आ जाएगा तो फिर तो द बेनिफिशियरी, इससे फायदा क्या होगा? ये बेनिफिशियरी विल बी कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, प्राइवेट प्लेयर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो लोग इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फार्मा कंपनीज है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इसमें, होम द कोविड-19 रिस्पॉन्स सर्व्ड वेल, जो कि इस महामारी में भी जिनको बहुत फायदा निकाला, इनमें से बहुत इन्होंने मुनाफा बनाया, बहुत इन्होंने प्रॉफिट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट हुए। जो लोग इस महामारी से जिनको बिजनेस बढ़ गया उनका, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स का हो, चाहे वो टीके का हो, चाहे वो मास्क का हो, चाहे वो टेस्टिंग किट्स का हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का हो। और गरीब हो गए, अमीर बहुत अमीर हो गए। और ये अगला हर महामारी में ऐसे ही चलेगा, एक के बाद एक महामारी। और कोई किसी को बोलने नहीं मिलेगा कि ये भाई क्यों कर रहे हैं महामारी, वो सेंसरशिप कर देंगे। ह्यूमन राइट्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, आपकी आज़ादी और आपकी ह्यूमन राइट्स एज अंडर प्रीवियस फैसिस्ट रेजिम्स विल लूज, पहले जैसे तानाशाही में चले जाते थे, फिर से आपके ह्यूमन राइट्स चले जाएंगे। द पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री मस्ट अर्जेंटली अवेकन to the changing world in which it works, and if it is to adopt a role in saving public health rather than contributing to its degradation। वो कह रहा है कि जो जन जागृति चाहिए, पब्लिक हेल्थ इंडस्ट्री, जो पब्लिक हेल्थ है, वो उसको समझना चाहिए कि ये कैसे ये प्लान बनाए जा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, हमारा पब्लिक हेल्थ तो चला ही जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य भी कमजोर हो जाएगा, एक के बाद एक ऐसे। और उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा आपके। ये तो पब्लिक हेल्थ जाएगा, आपका हेल्थ जाएगा, उसके बाद आपके ह्यूमन राइट्स भी चले जाएंगे, आपकी आज़ादी भी चली जाएगी, और आपको गुलाम बना लिया जाएगा। तो ये डेविड बेल है। मैं, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, और ये मैं इसका लिंक दे दूंगा और कुछ मुख्य अंश बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में करता हूँ अनुवाद, थोड़ा हमको भी टाइम लगता है क्योंकि अंग्रेजी मुश्किल भाषा है। तो हिंदी में जो मुद्दा है वो ईरा ऑफ यूरोपियन, तो ईरा जस्टिफाइड टू क्लेम्स ऑफ, ये वो कॉलोनियल टाइम का है, जो हम गुलाम थे, यूरोप के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, जो यूरोपियन डोमिनेशन था, वेस्टर्न डोमिनेशन है। वो उसका वो बताते थे कि वो आपको एक कारण ये देते थे कि हम भला कर रहे हैं, हम जो अफ्रीकन देश या एशियन देश और गरीब देश का हम भला कर रहे हैं, है ना, वाइट मैन बर्डन से कहते थे अंग्रेजों ने, हम आपको डेवलप कर रहे हैं। और वही अभी हेल्थ के नाम से वो चल रहा है, वैसा ही डायनेमिक चल रहा है, विथ मेगा कॉरपोरेशन मैनेजिंग द पिलेजिंग ऑफ कॉलोनीज, और लूट लूट मचा दिया। उसके नाम से कह रहे हैं कि हम आपका भलाई कर रहे हैं, और आपके देश के जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी ये हैं, वो लूट, गरीब छोड़ गए आपको। This responsibility from government
The incomes and career paths of an army of bureaucrats, adventurers serve the ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, कंपनीज कई ईस्ट इंडियन, वो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स है वो कैरियर बना गए, एडवेंचरर्स बना गए ईस्ट इंडिया, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ फेसलेस बिजनेस इम्पेरेटिव। फेसलेस अनजान लोग पैसे बना के चले गए। और अभी वो ये ट्रीटी बनेगा तो इसमें भी ऐसे होंगे कि हम मदद कर रहे हैं, आपको महामारी से बचा रहे हैं, और एक्सप्लॉयटेशन होगा। सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल इन्वेजन एंड कंट्रोल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कई सेंचुरीज चले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन राइट्स का थोड़ा ये आया, विचार आया कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए। और ये घूम फिर के वो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, न्यूरेमबर्ग कोड बनाया गया, ट्रायल्स हुए नाजी में जो लोग ने अत्याचार किए थे, और यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ बना दैट हर कंट्री अपना अपना होगा। तो वो ऐसा इसका ओरिजिन बताया कि ये बना है कि सबके ह्यूमन राइट्स होंगे, हेल्थ होंगे। ऐसा नहीं था कि तानाशाही बनेंगे। तो अभी जो ट्रीटी है उसमें पावर दिया जा रहा है डब्ल्यूएचओ की, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसको ये नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो पहले जो ह्यूमन राइट्स एम्फेसिस किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड टेक्नोलॉजी इन दी वेस्ट ड्रोव एन इंक्रीज इन इक्वलिटी ऑफ वेल्थ एंड सो इनहेरिटी ऑफ पावर। बोला फिर कैपिटलिज्म से क्या हो गया, पावर इम्बैलेंसेस चालू हो गए फिर से, और फिर से वो पावर डायनेमिक्स चालू हो गया। 80s 90s हाउ दिस कुड अंडरमाइन सोसाइटी एंड शुड बी एड्रेस्ड, इनइक्वालिटीज बढ़ गए। फियर्स ऑफ फ्यूचर पॉलिटिकल टायरनी और सोशल कंफर्मिटी इन ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल एक लेखक थे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि ऐसे आएंगे, तानाशाही कैसे आएगा, आपका डीह्यूमनाइज कैसे होगा। तो उन्होंने भी, इन्होंने इसका जिक्र किया जॉर्ज ऑरवेल का। वी मूव विद टाइम स्केल्स दैट फिट पुअरली विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। अभी हम धीरे धीरे उसी ऑरवेल के दुनिया में फिर जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल है, आपके ऊपर पूरा सर्वेलेंस है, आपके ऊपर पूरा वॉच है। ऑरवेल ने पैंडेमिक नहीं लाया था, पर अभी ये महामारी एक अच्छा जरिया बन गया आपको ऑरवेल जैसे दुनिया में ले जाने का। फिर से एक इंडिविजुअल का कोई इंडिविजुअल रहेगा नहीं वहाँ पे। एक ये है उसमें ऑरवेल में, बिग ब्रदर इज वॉचिंग, बड़ा भाई आपको देख रहा है, बड़ा भाई आपको देख रहा है। और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रूथ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑनेस्टी, जब में सब मिस इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। ये इस टाइप की एक किताब लिखा था 1984 जॉर्ज ऑरवेल ने। तो वो उसी दुनिया में हम फिर से जाएंगे महामारी के नाम से। और क्यों ला रहे हैं ये सब, कि कई लोग सोच रहे हैं कि फ्रीडम कुछ ज़्यादा हो गया। दे लॉन्ग फॉर द सेटल्ड पैटर्न्स ऑफ ओल्ड ऑर्डर एंड स्टिल हैड ट्रेसेस ऑफ फ्यूडलिज्म। तो जो लोग पावरफुल थे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम, ये इनका विचार मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो चाहते कि पुराना फिर से आना चाहिए, कि हम लोगों, कुछ हैंडफुल ऑफ रिच पीपल विल कंट्रोल द मासेस। तो वो वही लॉन्ग टर्म वही ये है। दिस माइंड द सॉब एंड मेलरेट्स बुक कोविड-19 द ग्रेट रीसेट, एक किताब है टीम सॉप का। पहले भी मैंने एक बार उसका किताब पढ़ा था, बिल गेट्स प्रॉब्लम। और उन्होंने लिखा है कोविड-19 द ग्रेट रीसेट। तो ये महामारी क्या था, ये पूरा ग्लोबल जो गवर्नेंस को रीसेट करना था, पीपल्स पावर को कम करना था, एलिट पावर को टॉप करना था, ये वो कह रहे हैं। और इसीलिए इसी इसी कुछ इससे भाव से ये पैंडेमिक चीटी ला रहे हैं। क्योंकि एक बार वो पेंडेमिक तो डिक्लेयर कर देंगे, वो कैसे भी, देखिए इतने हल्के वायरस के लिए कर दिया डिक्लेयर, फिर कर देंगे कोई भी वायरस तो। और उसमें अपने जो रिसर्चर्स है उनको भी ग्रांट दे देंगे, उनका कैरियर बन जाएगा। जैसे कॉलोनियल टाइम में थे, कई लूट मचा गए, कई ये हो गए, तो ऐसे फिर वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, ये पूरे एलिट, एलिट में एकेडमिक एलिट, साइंटिफिक एलिट टॉप में जो रहेंगे। जैसे हिटलर के टाइम भी जो से कई डॉक्टर्स, कई साइंटिस्ट उसके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हिटलर जो बोलता था वो किए थे, और उनको भी पावर का नशा आ गया था। तो वैसे ही फिर से ये महामारी में भी देखा गया, और अगला महामारी में भी देखा जाएगा अगर ये ट्रीटी आ जाएगा तो। ये कह रहे हैं। फिर वो हिस्ट्री बताया डब्ल्यूएचओ का, कैसे चालू हुआ 1851 में पेरिस में एक सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर लीग ऑफ नेशंस हुआ था, काफ़ी लंबा हिस्ट्री बताया डब्ल्यूएचओ कैसे स्थापित हुआ। और अभी बता रहे हैं कैसे डब्ल्यूएचओ का पतन हो रहा है, फ्रॉम अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ बिकमिंग कंट्रोल डिजीज ऑर्गेनाइजेशन, और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एंड पॉलिटिकल ये हो रहे हैं।
तो 46 में WHO जैसे बना था, ऑस्ट्रेलिया इगैलिटेरियन विट कम्स टू मेंबर स्टेट्स। वो कहता तो है हम बराबर सबको है, सब स्टेट्स हमारे लिए बराबर है, पर एक्चुअली ये ह्यूमन राइट्स और ये वायलेशंस अभी काफ़ी हुए हैं। इम्पीरियल मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये अभी मेडिकल इम्पीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच। अभी देखिए वन हेल्थ का ही जो मूवमेंट है, अभी वन हेल्थ, वो उनका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हमारे ऊपर थोपते हैं, हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो वन हेल्थ तो कंसेप्ट ही नहीं है कुछ, उसका बुनियाद ही गलत है वन हेल्थ का। पर वो वन हेल्थ करेंगे, वन साइज फिट्स ऑल, एक गाइडलाइन बनाएंगे जैसे अभी महामारी में किया था। अलग अलग देश के अलग अलग बीमारियां हैं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, गरीब नेग्लेक्टेड हो जाएंगे, उनकी बीमारियां, मेल न्यूट्रिशन, ट्रॉपिकल डिजीज। ग्लोबल हेल्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ WHO, धीरे धीरे बता रहे हैं कैसे WHO का पतन हुआ। रोल ऑफ प्राइवेट फिलंथ्रॉपी, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए अपने चैरिटी के नाम पे, फिलंथ्रॉपी के नाम से, और अपना बिल गेट्स आ गए, और वर्ल्ड और पूरा कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है ऑन द WHO। मैं बहुत ही मेन पॉइंट्स खाली बता रहा हूँ, और ये समझना इसलिए है कि अभी पेंडेमिक ट्रीटी खाली WHO से अलग खाली अमेरिका हुआ और अर्जेंटीना हुआ, बाकी सब कंट्री अभी भी उनको शायद समझ नहीं है, या उनके लोगों को समझ नहीं है। क्योंकि एक तो WHO के डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ऐसे होते हैं, पढ़ने में मुश्किल होते हैं कुछ टर्म्स, और उसके ऊपर लेख भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो कई लोग कहाँ अभी और दस्तखत करके आ जाते हैं, पर ये बाद में पता चलता है कि इसमें ऐसे प्रोविजन, और कुछ हमारे भी फिर जो हमारे हर कंट्री के, हमारे कंट्री ने हर कंट्री के जो टॉप के पावर स्ट्रक्चर है वो उसमें शामिल हो जाते हैं, बेनिफिशियरीज में शामिल हो जाते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता, कमर्शियल मुद्दा बन जाता, मुनाफा का मुद्दा बन जाता, और आम आदमी को परेशानी होती है। डोनर थ्रेट टू कम्युनिटी बेस्ड नेशन बेस्ड हेल्थ पॉलिसी, इंटरनेशनल अभी डोनर्स आ गए, कम्युनिटी नेशन बेस्ड, तो वो आपका जो फोकस था जनहित के ऊपर, वो धीरे धीरे फार्मा लॉबी की तरफ, उनके हित की तरफ जा रहा है, ये WHO ये कहना चाहते हैं। ग्लोबल एड्स, टीबी, मलेरिया, ये सब आपका नेगलेक्ट होगा। डावर्स मिट अगेन, फोकस का है वैक्सीन में, ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उसमें मुनाफा ज़्यादा है, क्योंकि वैक्सीन आप हेल्दी पूरा 100% पॉपुलेशन को दोगे, और मैंडेट ले आओगे, TT के नाम पे आप मैंडेट ले आओगे, उसमें आप नहीं नहीं कर सकते हो। अभी आप देखिएगा हमारे देश में तो अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि वैक्सीन अपने मर्जी से लगाए लोगों ने, वॉलेंट्री जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो अभी वो एक जजमेंट बन गया। पर अगर ये पैंडेमिक TT आ जाता है, महामारी डिक्लेयर होता, अगर वो नेशन साइन कर देते हैं TT, तो अगर WHO डिक्लेयर करेगा कि महामारी हो गया, WHO गाइडलाइन देगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं रहेगा वैक्सीन लेना या नहीं लेना, जो भी बीमारी डिक्लेयर करे, वो मैंडेट होगा, घर जाके आपको टेस्ट करेगा, घर जाके उठा के भर्ती कर देगा, घर जाके आपको वैक्सीन भी दे सकता है। तो पूरा तानाशाही आ जाएगा, मेडिकल डिक्टेटरशिप। तो स्ट्रांगली वैक्सीन, और जो नए भी डिजीज, जो पुराने डिजीज है जो कि एक्चुअली वैक्सीन फेल हो गए हैं, जो मलेरिया वैक्सीन भी बहुत मुश्किल है, TB वैक्सीन, HIV वैक्सीन, वो फिर से वैक्सीन उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। जबकि ओवरऑल हेल्दी लिविंग एंड जो ड्रग्स है, TB ड्रग्स, उसके रीच होना चाहिए, मरीज सबको मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो उससे बीमारियां वेस्टर्न कंट्री में पहले ही कम हो गए। वैक्सीन से, वैक्सीन इज सेकंड थर्ड लेवल में काम करता है, पहला लेवल आपका पॉजिटिव हेल्थ होना है, जो कि WHO का मोटो होता था, उसको नेग्लेक्ट करके अभी डिजीज मॉडल ला रहे हैं, और प्रिवेंशन में खाली एक चीज जा रहा है, वैक्सीन। तो बीमारियां तो बहुत हैं अभी भी, 100 बीमारियां ढूंढ लेंगे तो 100 वैक्सीन लगेगा क्या आप? जबकि अगर आपका ओवरऑल सैनिटेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, न्यूट्रिशन अच्छा होगा, तो वो 100 बीमारियों को कंट्रोल हो जाएगा। बहुत कम लोग वैक्सीन लगेगा, फिर बहुत कम, जो कि उसी में चल जाएगा गुजारा, कम वैक्सीन में। कुछ कुछ बीमारियों में वैक्सीन लगेगा, टिटेनस है वो हमेशा सॉइल में रहेगा, कुछ रेबीज है वो हमेशा जानवरों में रहेगा, वो इरेडिकेट नहीं कर सकते, तो वो सेलेक्टिव वैक्सीनेशन करेंगे, और वो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन कम कर सकते हैं। तो ये नहीं करके अभी हर चीज में, और कई ऐसे फाउंडेशंस है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन हमारे कंट्री में है, जॉन हॉपकिंस है,
फिर जॉन हॉपकिंस का नाम दिया, रॉकफेलर फाउंडेशन है, ऐसे कई है जो कि कई लोगों को ट्रेन कर रहे थे पब्लिक हेल्थ में। वो लग रहा था कि चलो अच्छा है, पर वो उनका एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। उनका एजेंडा है लो इनकम कंट्रीज में बिल एंड मेलागर फाउंडेशन स्टाफर्स विथ मिनिमल बैकग्राउंड इन कल्चर एंड एक्सपीरियंस ऑफ लो इनकम पॉपुलेशन आर इंसर्टेड इनटू पोजीशंस ऑफ कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस। ये जितने भी लो इनकम कंट्रीज है, इनके जो ट्रेंड है बाय बिल गेट्स फाउंडेशन, बाय रॉकफेलर फाउंड, उनको लोकल रीति रिवाज कुछ नहीं मालूम, लोकल बीमारी के बारे में नहीं मालूम, पर वो ऐसे पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में। और वो अपना टॉप डाउन अप्रोच लगाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि हेल्थ का नीचे से आता है, ग्रास रूट से चालू होता है। हर कल्चर अलग होता है, फूड हैबिट्स अलग होता है, रिक्रिएशन हैबिट्स अलग होता है, कल्चर कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, तब जाके पब्लिक हेल्थ अपना अच्छा बुनियाद बनता है। तो अभी वो having been trained in schools such as University of Washington, Harvard, John Hopkins, and Imperial College that are supported by same sources, Rockefeller, Bill Gates, ये दिए, it is reasonable that they would maintain a significant sympathy for their sponsors' priorities, क्योंकि उन्हीं लोग से ने ट्रेन किया, उन्हीं लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हर जगह ये फिलांथ्रफी के नाम से चारों तरफ फैल गए हैं, जड़ें बना ली हैं, तो वो फिर उनका एजेंडा ही चलाएंगे। तो ये ऑलरेडी पैंडेमिक ट्रीटी तो एक ऊपर से लगाना है, एक कवर लगाना है, बाकी इन्होंने जड़ें बना लिया है ऑलरेडी। और वो आपका मेडिकल थॉट हेल्थ स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस करते हैं जितने भी, धीरे 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 धीरे। तो ये बताना चाहता है, हेल्थ पॉलिसी डिपेंड्स ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम कंट्रीज डिराइव फ्रॉम रिसर्च। तो वो कहते हैं कि हेल्थ पॉलिसी पहले डेटा कलेक्ट करो, आंकड़े कलेक्ट करो, उसके बाद पॉलिसी बनाओ। ये क्या करते हैं, वंस मोर द सेम नेम्स, गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, क्लिंटन हेविली, the modeling that defined the COVID-19 response was predominantly from Gates funded groups at Imperial College। बोलता अभी ये डेटा वेटा कलेक्ट करने में नहीं ये करते हैं, जो कि एक्चुअल है, एक्चुअल आंकड़े आप फील के करो। ये अभी बैठ के पैसा देते हैं और मैथमेटिकल मॉडलिंग करके प्रोजेक्ट करते हैं और डरा देते हैं, इतना डिजीज है। अभी ये मॉडल से आप कुछ भी, कंप्यूटर गेम जैसा हो गया है कि कभी आपने कुछ इधर से ये इनपुट डाल दिया तो वो केसेस बताएंगे इतने बढ़ जाएंगे, और फिर आपने कुछ इंटरवेंशन किया, टीके लगाए, और वो फिर थोड़ा सा ये स्विच इधर का उधर कर दिया तो मॉडल बताएगा देखो वैक्सीन के लिए हमने इतने मिलियन डेथ बचाए। एग्जैक्टली ऐसे ही हुए थे, जबकि एक्चुअल आंकड़े हमने खुद कलेक्ट किए, हमने खुद कई बार प्रोजेक्ट किया, आंकड़े बता रहे थे कि टीका लगाने के बाद केसेस बढ़ गए, कंट्री के ग्राफ्स बता रहे हैं और पब्लिक डोमेन के डेटा से बता रहे हैं। पर ये अपना ही ये मॉडल करके बता देते हैं। ये इसमें दिया है, इसमें बहुत अच्छा पेपर है, मैं इसका लिंक दूंगा। तो ये अभी डेटा कोई नहीं कलेक्ट करता है, मॉडल बना देता है, वो कंप्यूटर गेम जैसे हो गया। जैसे बच्चे अभी खेल नहीं रहे फुटबॉल फील्ड में जाके, वो कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, तो उनका हेल्थ खराब हो रहा है एक्चुअली। ऐसे रिसर्चर्स अभी कोई रिसर्च का गए ही नहीं, फील्ड में नहीं जाना, एयर कंडीशन में मॉडल बनाना, और ये पैसे दे रहे हैं इन लोग, स्पॉन्सर लोग, तो ऐसे करके गेम गेम बना दिया उसका। ये बहुत ही, ये पेपर काफी है, काफी ऐसे है, इसको सोसाइटी फिट फॉर फियर, अब फियर तो डाल दिया है, डर डाल दिया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक कॉलोनियल चैप्टर बंद हुआ, कहते हैं द 21st सेंचुरी हैज सीन दिस मॉडल रिटर्न। बोला ये 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो लगा कि हमारा अभी एक्सप्लॉयटेशन, पावर, तानाशाही खत्म हो जाएगा, गुलामी खत्म हो जाएगा। पर ये कह रहे हैं 21वीं सदी में अभी दूसरा चैप्टर खुल गया है वही मॉडल पे, कि आप तानाशाही अभी कान को सीधा नहीं ऐसे करके पकड़ लोगे, पर कान को पकड़ लोगे और गुलाम बना दोगे महामारी के नाम से। और वो एक पेंडेमिक ट्रीटी और अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, वो एक ये है। तो ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, कई बार आप देख रहे होंगे कि हम ट्रीटी ट्रीटी इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों को मालूम ही नहीं है ये सब हो रहा है धीरे धीरे। जैसे अपना वो अंग्रेज आ गए थे, पता ही नहीं चला था, धीरे धीरे आ गए थे अंग्रेज। और वो शतरंज के खिलाड़ी में भी है कि अंग्रेज आ गए, वो शतरंज ही खेलते रह गए वो। सत्तर 73 का पिक्चर था, बहुत पहले हमने देखा था, शायद 1978 में। वो मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी था, शतरंज के खिलाड़ी।
एक शॉर्ट स्टोरी पे पूरा पिक्चर सत्यजीत रे ने बना दिया था। संजीव कुमार था, और कौन था दूसरा, हाँ ये था शायद, कौन शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, बट संजीव कुमार था उसमें। शतरंज के खिलाड़ी, वो नवाब खेलते रहते शतरंज, और अंग्रेज आते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो अभी हम भी ऐसे फिर से, अभी हम क्या खेल रहे हैं, अपना कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, वो अपना मॉडलिंग गेम खेल के आपको कब्जा कर लेंगे। सोसाइटी फिट फॉर फियर, है ना। वाइल इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ वाज बीइंग रीओरिएंटेड टुवर्ड्स अ प्राइवेट इंटरेस्ट मॉडल, धीरे धीरे पब्लिक इंटरेस्ट से, जो पब्लिक हेल्थ डब्ल्यूएचओ को पब्लिक जनहित के लिए, ये बता रहे हैं अभी प्राइवेट इंटरेस्ट मॉडल हो गया। यानी प्राइवेट जो प्रॉफिटियर्स है, फार्मा कंपनीज ये मेन है, और भी जो है ऑनलाइन है, फिर क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें, न्यू रिसर्च जो दिया है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट मॉडल हो गया। इट्स डिक्टेट स्टिल हैड टू बी ब्रॉडली एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक टू बी इम्प्लीमेंटेड एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। फिर भी लोगों को प्राइवेट इंटरेस्ट है, पर उसके ऊपर एक लिपापोती करना है, उसको शुगर कोट करना है कि लोगों को लगे कि नहीं उनके हित के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि महामारी का डर डाल दो कि हम आपको बचा रहे हैं महामारी। आप समझ रहे हैं बात को, और ये यही चल रहा है। Medical fascism can succeed only when a large section of the public is sympathetic to its message. मेडिकल तानाशाही चिकित्सक के नाम से जो तानाशाही है, वो तभी काम करेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेगा कि भाई ये हमारे लिए भला कर रहा है, ऐसा मैसेज है। डर, पहले डर करो फिर हम आपको बचा रहे हैं। तो इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये उन्हीं लोगों ने, जो डेविड बेल पहले डब्ल्यूएचओ में थे, और वो अंदर का पूरा विसिल ब्लोअर जैसे ये सब बता रहा है कि ये हम, उन्होंने खुद चेंज देखा। वो कुछ ईमानदार लोग भी रहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बाद में सीटी बजाते हैं, विसिल ब्लोअर कहते हैं। कुछ अंग्रेजों के इसमें भी कई ऐसे अंग्रेज थे, कई ऐसे वेस्टर्न्स थे कि जो समझते थे कि ये होना नहीं चाहिए, हर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है चाहिए। तो कई अंग्रेज थे, कई ऐसे भी कुछ, इसमें भी जो तानाशाही चल रहा है अभी, मेडिकल इंपीरियलिज्म, उसमें भी कुछ अंदर के लोग हैं जो ये ऐसे लेख लिखा है। इसका मैं लिंक दूंगा। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, काफ़ी कुछ है इसमें, पूरा कल्चर वल्चर कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। टीचिंग ऑफ पब्लिक है, बट आई बिलीव दैट वैक्सीन्स हैव बीन पिवटल टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये देखिए, इन दिस कंटेंट द पुश इन रिसेंट ईयर्स टू हाईलाइट वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है आजकल, कि वो ऐसा एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट रोल देन लिविंग कंडीशंस, न्यूट्रिशन एंड एंटीबायोटिक्स। ये कह रहे हैं कि अभी ये ऐसे करते हैं कि इसी से सब कुछ बच जाएगा, जबकि एक्चुअल साइंटिफिक ये क्या है कि वैक्सीन आता है पर थोड़ा नीचे आता है। सबसे मेन होता है लिविंग कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग कंडीशंस, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ जो है जो कि बीमारियाँ को ट्रीट कर दे। उसके बाद वैक्सीन आता है। अभी ये क्या कर रहे हैं कि कोई दवाई नहीं है आपके लिए, खाली वैक्सीन है, कोई ये नहीं है वैक्सीन है, कोई सनलाइट नहीं। अभी देखिए वायरल इन्फेक्शन है, ये है, विटामिन डी पता चला उससे काफ़ी इम्यूनिटी आपको अंदर कर दिया। वो भी एक गेम है कि अंदर कर दिया तो कई लोग, सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी से आपका इम्यूनिटी बढ़ता है, आपने बाहर निकलना बंद कर दिया फिजिकल, और मेंटल फियर से आपका इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो सबको डरा दिया, फियर, फ्रस्ट्रेशन, नौकरी नौकरी चलेगी, ये सब करके, और लोग हो गया इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन हो गया, 50 इन्फेक्शन हो जाएंगे। खाली कोविड क्या, कोविड के दौरान भी जितने हुए कोमोबिटीज बढ़ गए, उससे डेथ रेट बढ़ गया, फिर डरा देंगे देखो इतना डेथ हो गया कोविड से। और उसका तो आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि उसका डेथ सर्टिफिकेशन भी चेंज कर दिया। 50 वायरस के साथ लोग मरते हैं, पर एक वायरस को निकाल के बोले ये कोविड डेथ है। तो ये ऐसे करके वो एक सोसाइटी फिट फॉर फियर, एक समाज ऐसे बना देते हैं जो समाज हमेशा डरा रहे। ये फिर कोविड-19 एबेंडनमेंट ऑफ प्रायर नॉलेज, और पहले का पूरा साइंस को दरकिनारे कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। मेजर शिफ्ट वे पब्लिक है, पहले क्या था कि जो बीमार है उसी को आइसोलेट क्वारंटाइन करते, वो है, बाकी नॉर्मल आदमी अपना काम करेगा, जब बीमार होगा देखा जाए। अभी क्या किया, नॉर्मल लोगों को भी हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब लॉकडाउन कर दिया। कभी ऐसा पब्लिक हेल्थ में नहीं हुआ। तो ये पूरा उल्टा कर दिया साइंस को भी। फिर जो लोग रिकवर कर गए उनको भी टीका लगाओ उसमें, क्योंकि टीका का धंधा उनको बंद नहीं होना, बढ़ाना है उनको।
क्योंकि फैल जाता है इन्फेक्शन तो सबको पहले हो जाएगा इन्फेक्शन, जब तक टीका मैन्युफैक्चर होगा, तो उसको भी तेज कर दिया उन्होंने। तो ये है। तो same institution that had previously espoused these principles ignored them in the COVID। तो ये जो institutions थे, जैसे CDC थे, WHO थे, जो पहले प्रिंसिपल्स बनाए थे पेंडेमिक कंट्रोल के, जो जो प्रिंसिपल बनाए थे, एक तो पेंडेमिक का डेफिनेशन भी पहले होता था, जो यंग लोगों का डेथ हो उसको पेंडेमिक, एल्डरली हेल्दी कोमोइड को उसको। अभी उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया 2009 के बाद, जब वो पहले स्वाइन फ्लू लाने की कोशिश किया था, उसमें उन्होंने कर दिया कि कोई भी बीमारी फैल जाए, वो तो कोई भी बीमारी, हल्का बीमारी ज़्यादा फैलेगा, ज्यादा भयंकर बीमारी होगा तो कम फैलेगा, कि लोग अलग से बेचारे उनका देहांत हो जाएगा या वो भर्ती हो जाएंगे, तो वो पर जो हल्का होगा वो लोग मिलेंगे हल्के बीमारी और फैलेगा, तो उसको पेंडेमिक बना दिया आपने। तो ये नो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो मेजर शिफ्ट में इन्होंने जो भी मेजर्स लिए, लॉकडाउन किया, मास्क, इसका उन्होंने जो भी पब्लिक हेल्थ में होता है, वो कहते थे कि पुराने जो प्रिंसिपल्स थे उसमें देखा जाता है कि अगर हम कोई मेजर ले उसमें फायदा कितना नुकसान कैसा। अगर देखोगे तो इसमें पूरा इकोनॉमिक की पेपर है, वो बोलते हैं कि नुकसान ही नुकसान हुए लॉकडाउन में, फायदा कुछ नहीं हुआ, वायरस तो फैल ही गया, तो फायदा क्या हुआ आपको। और वैक्सीन से भी रुका नहीं, अगर देखा जाए वो मॉडलिंग इससे बताता है कि इतना प्रिवेंट है, पर एक्चुअल डेटा बताता है कि जो जो कंट्रीज में वैक्सीनेशन है, अफ्रीका में सबसे कम वैक्सीनेशन था, उसमें तो केसेस हुए ही नहीं, डेथ भी नहीं हुए। अफ्रीका में 5%, 10% मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के थे। और ये, सो ये बताएं कि एडवेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन exhibited trend, WHO and other organizations continue to push for population wide vaccination while their own studies show most are already immune। वो पुश किए जा रहे हैं वैक्सीन, जबकि बता रहे हैं कि सबको हो गया है, नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, फिर भी पुश किए जा रहे थे। ये 2023 का पेपर है, अभी भी बूस्टर बूस्टर अभी भी चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। हाँ, चलो इंडिया में एक बात है। और आरएनए वायरस का वैक्सीन, कोरोना वायरस का वैक्सीन कभी बना ही नहीं है, पहले बोलते हैं, क्योंकि हमेशा होता है, तो अभी जबरदस्ती बना रहे हैं और नया नया वेरिएंट का फियर फैला रहे हैं। सो ये फ्यूचर काफी, ये लिखा है डिसरप्टिव फ्यूचर, तो फ्यूचर में काफी उथल पुथल होने वाला है। पेंडेमिक ट्रीटी जहां तक लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, खाली अमेरिका में तो अलग ही हो गया हो, और अभी उनका यहाँ इंक्वायरी वगैरह हो रहा है, बाकी कोई कंट्री में नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फिक्र होता है कि भाई पेंडेमिक तो आ जानेगा, फिर हमको उथल पुथल बहुत होगा, डिसरप्टिव फ्यूचर है। अब 19 तारीख है लास्ट डेट कंट्री को रिजेक्ट करने के लिए, कितने दिन बचे, 4-5 दिन बचे, 4 ही दिन बचे शायद, 4 दिन बचे। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो इंतजार में, दो आरजू में। दो आरजू में मुश्किल ही लग रहा आरजू मेरे को कि टीटी रिजेक्ट होगा, इंतजार ही है अभी 4 दिन में। तो हो सके तो अभी लिखे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या पोर्टल में फीडबैक में अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उम्मीद तो कम है, इंतजार आरजू, 4 दिन ही बचे। आज 15 तारीख है, तो थोड़ा आगे थोड़ा टर्बुलेंस है पब्लिक हेल्थ में, ह्यूमन राइट्स में। और क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं, एक तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है, एक पेपर पढ़ने में इतना मुश्किल होता, पूरे डॉक्यूमेंट बनाते, 300 अमेंडमेंट है। और और डर, मीडिया अपना डर डर डर, तो वो लोग सोचते देखो इन लोग तो हमको बहका रहे हैं, हमको बचाने के लिए, तो ये ऐसा एक मीठा जहर जैसा है ये प्रीति। तो हमारा कोशिश है, हमारा और हमारा संगठन है कि यूएचओ, कि भाई जन जागरण करें, फिर आपके ऊपर है। धन्यवाद।